हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो फर्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ा हुआ है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पढ़ा था। मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल फीचर, ठीक है, और एनाटॉमी होता है इंटरनल फीचर, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हम लोग प्लांट के अंदर क्या होता है, मेनली टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, तो वो क्या चीज़ें होती है वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जाइलम कैसा होता है, फ्लोएम कैसा होता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ उनके नाम सुने, फंक्शन सुने। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसा बना होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके। उसके बाद कौन कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, पहले टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, वुड कैसे फॉर्म होती है। तो मेनली ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें से लास्ट 5 ईयर्स अगर हम देखें, तो बहुत बेसिक एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमें इस चैप्टर में नहीं है, बट जो एनसीईआरटी लेवल भी है या थोड़ा बहुत जो भी डिटेल में पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनाटॉमी? तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग टिश्यूज़ की बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ पढ़े थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर अब प्लांट टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। हाँ, अब टिश्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू का डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप, हैविंग ए कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे? ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू, ये पढ़ते थे हम लोग 9th-10th में। बट यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ा चेंज है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप, सिमिलर या डिसिमिलर कैसे भी हो सकते हैं, हैविंग ए कॉमन ऑरिजिन, ये बहुत ज़रूरी है, सब एक ही ऑरिजिन से डिवाइड होके बने होने चाहिए, और यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। तो ये टिश्यू का डेफिनेशन आपको याद रखना है। उसके बाद टिश्यू टर्म वाज कॉइंड बाय, तो टर्म किसने कॉइन किया? एन ग्रू, ठीक है, नेहेमिया ग्रू, ठीक है, इसको हम लोग याद रखना है हमको। उसके बाद टिश्यू वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बाय कार्ल नागेली। कार्ल नागेली ने टिश्यूज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, जिनको हम लोग मेरिस्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं परमानेंट टिश्यू, ये हम लोग थोड़ा बहुत इनके बारे में पहले से जानते हैं। परमानेंट टिश्यू मतलब जिन्होंने डिवाइड करना छोड़ दिया है, अब वो मैच्योर हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, उनको अब उनका काम मिल गया है और वो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जो मेरिस्टेम से बनते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम, ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ कुछ रीजन से होती है, पूरा प्लांट ग्रो नहीं होता, टॉप वाला पार्ट ग्रो हो रहा है, नीचे वाला रूट का टॉप वाला पार्ट ग्रो हो रहा होता है, उनको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। वहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, वही बनाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेम टर्म वाज गिवन बाय नागेली, ठीक है। वो कहाँ से आया? ये एक ग्रीक वर्ड है जो मेरिस्टॉस वर्ड था, उससे आया, जिसका मीन्स होता है डिवाइडेड, ठीक है। परमानेंट टिश्यू अरेस्टेड एट G1 स्टेज और एंटर्स इनटू G0 स्टेज। ये एक G0 स्टेट में चले जाते हैं, मतलब सेल डिवीजन से बाहर चले जाते हैं, और दे लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में मैच्योर सेल्स होंगे, हम ऑलरेडी पहले के क्लासेस में, पहले के चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं मेन चीज़ें कि प्लांट टिश्यूज कितने तरीके के हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मेरिस्टेमेटिक है और परमानेंट है। अब मेरिस्टेमेटिक्स में एपिकल मेरिस्टेम जो टॉप पे होते हैं, शूट के टॉप पे और रूट के एकदम लास्ट पे, टिप पे, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो टॉप से थोड़ा नीचे बीच में आएगा, ये उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम जो साइडवेज, जो ब्रांचेस निकलती है प्लांट की,
उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो साइडवेज ग्रोथ करता है वो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम, और जो हाइट बढ़ाने का काम करता है, चाहे शूट की हाइट हो या रूट की लेंथ हो, रूट और गहरा होता जाए, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू में बात करें तो दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एपिकल में जो मैंने आपको बता दिया रूट एपिकल और शूट एपिकल होगा। हाँ, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल में परमानेंट पैरेन्काइमा नाम सुना होगा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम सबने नाम सुना है और फ्लोएम। ठीक है, तो ये सारे टिश्यूज हमको पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक से, मेरिस्टेमेटिक में हम इन तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग परमानेंट स्टार्ट करेंगे, परमानेंट में पहले हम लोग सिंपल के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है इस चैप्टर में, ये सिर्फ टिश्यूज की बात है। टिश्यू के बाद हम टिश्यू सिस्टम पे जाएंगे और फिर सेकेंडरी ग्रोथ पे जाएंगे, रूट स्टेम में कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये टॉपिक देखना है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता है, आगे चलते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर टिश्यू वेयर एक्टिव सेल डिवीजन एंड ग्रोथ अकर्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और सेकेंडरी। एक एक करके देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे एपिकल मेरिस्टेम जो एकदम टिप पर है, इंटरकैलरी मतलब जो बीच में है, ये जो बीच में है दिस आर इंटरकैलरी, और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो स्टेम में साइडवेज होगा। ठीक है, ब्रांचेस के पास होगा, जहां से ब्रांचिंग हो रही है वहां पर लेटरल मेरिस्टेम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, दे अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, रूट एपिकल और शूट एपिकल। अगर शूट के ऊपर है तो शूट एपिकल कहलाएगा, एकदम रूट के एकदम लास्ट में है तो रूट एपिकल कहलाएगा। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद रूट एपिकल मेरिस्टेम, इट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ ए रूट। ठीक है, एकदम टिप पर हमें जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, समझ गए। रूट कैप के बाद, रूट कैप तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है रूट की। ठीक है, रूट कैप कवरिंग है, उसके बाद जो हमको देखने को मिलेगा वो दिखाई देगा हमको रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम हमें एकदम टॉप पर देखने मिलेगा। इट ऑक्यूपाइज डिस्टेंट मोर रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बड। दे आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ लीव्स एंड कैन फॉर्म ए ब्रांच और ए फ्लावर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये एपिकल मेरिस्टेम ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है, सबसे टॉप पर रहता है, तो ब्रांचेस कहाँ से बन जाती हैं? तो इसमें से कुछ सेल्स ये बीच बीच में छोड़ता हुआ जाता है। ठीक है, कुछ सेल जो छोड़ता हुआ जाता है वहाँ से फ्लावर बन सकता है, ग्रो कर सकता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ नहीं बननी है तो उसको डिवाइडिंग सेल चाहिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स चाहिए। तो ये जो ऊपर की तरफ बढ़ता गया, मेन तो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ है, बीच बीच में जो सेल्स छोड़ गया वो सेल्स इधर की तरह डिवाइड करके लीव्स बना सकते हैं, ब्रांचेस बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, बर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। आगे चलते इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इसकी क्या ज़रूरत है भाई? अब आप बताओ, आप सोचो कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम की क्या ज़रूरत है? एपिकल मेरिस्टेम में हाइट बढ़ा तो रहा है। अब देखो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये अडेप्टेशन है कुछ प्लांट्स का। ठीक है, सबके अंदर हमें इंटरकैलरी मोस्टली नहीं देखने को मिलेगा भी, तो कुछ काम का नहीं होगा। ये अडेप्टेशन है कुछ प्लांट्स का जिनको ग्रेजिंग एनिमल से परेशानी होती है, मतलब जो घास चरने वाले एनिमल्स है, हर्बीवोरस, उनसे उनको परेशानी होती है। क्या होता है, आप देखो एक ग्राउंड है उसमें घास उग रही है। ठीक है, अब घास उग रही है तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं आपने देखा होगा वो पूरा जड़ से निकाल के घास को नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने घास खा ली तो वहाँ से घास खत्म हो जाएगी, नहीं, वो जानबूझ के उसके अपर पार्ट्स को ही खाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है उनको दूसरे दिन भी खाना है, आगे चल के भी खाना है। अगर वो एकदम जड़ समेत अगर उसको पूरा उखाड़ के खा लेंगे तो वहाँ घास दोबारा नहीं उगेगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो घास उग रही है मान लो, ठीक है, एक ग्राउंड है और ग्राउंड में इस तरीके से जो है ग्रासेस निकले हुए हैं, है ना, ग्रासेस जो है वो निकले हुए हैं। तो अब आप बताओ इसमें एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा? एपिकल मेरिस्टेम हमको इधर टॉप पे देखने को मिलेगा, है ना,
ग्रास के एकदम टॉप पे हमको देखने को मिलेगा। तो जब वो गाय या भैंस ग्रेजिंग एनिमल खाएगा तो इतना वो ऊपर का रीजन जो है वो, या फिर मान लो यहाँ तक जो है वो खा जाता है, ठीक है। अब जब वो ऊपर का एपिकल रीजन खा जाएगा तो एपिकल ग्रोथ तो नहीं हो पाएगी क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम तो गया, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम को बनने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो ग्रास की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ग्रास क्या करता है, अपने टॉप रीजन से थोड़ा नीचे कुछ रीजन पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम रखता है, ठीक है। एक तरह से ये स्टॉक में रखा हुआ है, इसने ज़रूरत पड़ने पे काम करेगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, जब एपिकल चला जाएगा तो ये अब एपिकल की जगह ले लेगा और ये वापस से हाइट बढ़ाने लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा ग्रास जो है उसकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर उसको पानी मिल रहा है फटाफट तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। उसका मेन रीज़न यही है कि वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बहुत अच्छी तरीके से एपिकल के नीचे रखता है। जैसे ही एपिकल का लॉस होगा इंटरकैलरी टेक ओवर कर लेगा और वो उसकी एपिकल ग्रोथ करेगा, ठीक है। दे अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, ठीक है। मैच्योर टिश्यूज के ये जो लाइट रीजन है ये मैच्योर टिश्यू है, ये डिवाइड नहीं करेगा। ये जो डार्क रीजन है ये इंटरकैलरी है। दे अकर इन ग्रासेज एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ठीक है। ग्रासेज में हमको देखने को मिलेंगे और जो हर्बीवोरस एनिमल्स ने ऊपर का पार्ट रिमूव कर दिया उसको ये रीजनरेट करेंगे। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन ए प्लांट लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है। प्राइमरी या फिर इनको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये प्लांट की लाइफ में जल्दी आते हैं और मेनली प्लांट की हाइट बढ़ाने का काम करते हैं, ग्रोथ, जिसको हम लोग ग्रोथ बोल रहे हैं, अर्ली ग्रोथ, ठीक है। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो लेटरल ग्रोथ होती है वो लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू होती है, बट उसे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। जो उसकी स्टेम की चौड़ाई बढ़ती है, वुड होने लगता है, वो थिक होने लगता है, ब्राउनिश हो जाता है। आप यंग प्लांट देखोगे ग्रीनिश स्टेम होता है ना। तो ये कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये दोनों जो प्लांट की हाइट बढ़ाने में मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। 3 तरह के टिश्यू होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, अभी इसको सिर्फ आपको लिख लेना है क्या होता है, हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है हमको, एपिकल और इंटरकैलरी जो है वो प्राइमरी में आते हैं और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी में आते हैं, क्योंकि वो प्लांट की लाइफ में शुरुआत में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यंग प्लांट में देखोगे आपको लेटरल मेरिस्टेम देखने को नहीं मिलेगा। ये जब प्लांट थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसकी हाइट वाइट बढ़ गई, सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। द मेरिस्टेम दैट अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, सिलेंड्रिकल शेप होगा। दे आर सीन इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और डाइकोट्स में देखने को मिलेगा, मोनोकॉट्स में आपको लेटरल मेरिस्टेम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एग्जाम्पल फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये 3 तरह के कैम्बियम होते हैं जो लेटरल मेरिस्टेम से बनते हैं। मेनली ये तीनों वुड फॉर्मेशन के लिए, स्टेम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। जितना भी वुड हम लोग फर्नीचर बनाता है वो यहीं से आता है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो वुड फॉर्मेशन के लिए, स्टेम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जो लेटरल मेरिस्टेम से आएगा, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू भी बहुत ज़रूरी है, जबकि प्लांट की हाइट अगर ज़्यादा बढ़ गई है और स्टेम पतला सा रह जाएगा तो वो ऊपर की ब्रांचेस का जो है वजन नहीं झेल पाएगा और प्लांट हल्की सी हवा में भी गिर जाएगा। तो स्टेम को चौड़ा करना बहुत नेसेसरी हो जाता है जब प्लांट की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है। जितना प्लांट की चौड़ाई होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा। उसके बाद जब आपको पता है कि जब ऊपर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो पानी की रिक्वायरमेंट और फूड भी बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, अगर बहुत ज़्यादा लीव्स हो गई हैं ऊपर तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन करना है पानी का नीचे से ऊपर और फ्लोएम से फूड का नीचे की तरफ, वो जितने जाइलम फ्लोएम पतले से स्टेम में था उससे काम नहीं चलेगा, है ना। मान लो स्टार्टिंग में उसका स्टेम इतना पतला था,
तो 4 पाइप जाइलम के, 4 पाइप फ्लोएम से, उससे काम चल रहा था। बट अब ऊपर जो है लीव्स जो है वो हजारों लाखों लीव्स हो गई हैं, है ना। तो अब उन सारे लीव्स को 4 पाइप से पानी नहीं पहुंचेगा। तो अब सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जिस स्टेम की चौड़ाई बढ़ाते तो हम लोग नए पाइप्स भी डालते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब नए जाइलम बनाए जाते हैं, नए फ्लोएम बनाते जाते हैं, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है बिटवीन रूट्स एंड स्टेम, रूट एंड लीव्स, मेनली ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्टेम तो सिर्फ एक सपोर्ट कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है बीच में, स्टेम का ज़्यादा रोल नहीं है, वो सिर्फ उसे सपोर्टिंग रोल दे रहा है। तो जो भी नीचे से आ रहा है सॉइल से वो ऊपर तक पहुंचाना है, तो नए पाइप्स जिससे फास्टर मूवमेंट हो, और जब लीव्स ऊपर बढ़ गए, ब्रांचेस बढ़ गए, तो फूड भी ज़्यादा बनेगा, तो वो नीचे की तरफ आएगा, उसके लिए नए फ्लोएम्स। ठीक है, तो वो जो टिश्यूज़ हैं वो लेटरल मेरिस्टेम से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम इज एब्सेंट इन लोअर एल्गी एंड फंजाई। ये क्वेश्चन आता है कि भाई कहाँ एब्सेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। ऑल द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर डिविजिबल। एल्गी और फंजाई में सारे सेल डिवाइड कर सकते हैं, तो अलग से कोई एपिकल मेरिस्टेम की जरूरत नहीं पड़ती। सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ठीक है, समझ गए, जहां पर कोई पर्टिकुलर रीजन से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज ग्रोथ। डिफ्यूज ग्रोथ आल्सो कर इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी डिफ्यूज ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर ऊपर से हाइट बढ़ती जा रही, नहीं, पूरी बॉडी ग्रो होती है। ठीक है, इन ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड लोअर टेरिडोफाइट्स एपिकल मेरिस्टेम इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एपिकल मेरिस्टेम सिंगल सेल का बना होता है। दिस सेल इज नोन एज एपिकल सेल। दिस एपिकल सेल इज पिरामिड इन शेप एंड डिवाइड्स इनटू 2 लेटरल प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं वो पूछा जा सकता है। इन फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, तो हम लोग मेनली इस चैप्टर में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में, तो मेनली हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि इसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं एपिकल मेरिस्टेम वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पर थ्योरीज आती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एपिकल मेरिस्टेम कैसे प्लांट की हाइट बढ़ती है, तो कुछ थ्योरीज दी है, वो थ्योरीज हमको देखनी है। इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। फर्स्ट है हिस्टोजन थ्योरी। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये किसके लिए है, मोस्ट वैलिड थ्योरी फॉर रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। रूट का एपेक्स कैसे बनता है, रूट का टिप कैसे बनता है, उसको समझाने वाली ये थ्योरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा विच थ्योरी इज मोस्ट वैलिड फॉर रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें टिक करना है हिस्टोजन थ्योरी। किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हैंस्टीन ने 1870 में ये दिया था। अब क्या बताया इसने, आप देखते हैं हमको, रूट एंड शूट एपिकेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 मेरिस्टेमेटिक रीजन, दे आर एज फॉलोज। ठीक है, तो जो रूट एपेक्स है या शूट एपेक्स है, मेनली ये रूट एपेक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, शूट एपेक्स हम आगे देखेंगे। वो 3 रीजन में डिवाइडेड, इन्होंने कहा कि 3 रीजन है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक रीजन में। फर्स्ट है डर्मेटोजन। दिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। दीज सेल्स फॉर्म यूनिसेरिएट, मतलब सिंगल लेयर एपिडर्मिस। मतलब जो सबसे बाहर की लेयर है वो डर्मेटोजन है। ठीक है, और वो क्या बनाता है, बाहर का एपिडर्मिस। उसके बाद है पेरिब्लम। दिस रीजन इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डर्मेटोजन। इट फॉर्म कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या क्या आएगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पेरिब्लम। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, प्लीरोम। दिस इज द इनर मोस्ट रीजन। स्टील फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द डिवीजन ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टील फॉर्मेशन। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पेरिसाइकिल। स्टील में क्या क्या आएगा, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ रेज और मेडुलरी रेज एंड पिथ। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है स्टेम का या रूट का, उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। जो बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, फिर पेरिसाइकिल होता है, और सबसे एंड में जाके जो होता है वो होता है पिथ। और पिथ में से जो सेल्स निकल रहे होते हैं उन्हें हम लोग पिथ रेज या जो है मेडुलरी रेज बोलते हैं। सबके कुछ कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर रूट और स्टेम का देखेंगे। तो ये हमें याद रखना है, हिस्टोजन थ्योरी किसके लिए वैलिड है, किसने दी थी, क्या क्या उसमें होता है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी एपिकल मेरिस्टेम में कितने रीजन्स है, या जो रीजन्स उनके नाम बताओ, तो डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम। ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद दूसरा थ्योरी आता है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, मोस्ट वैलिड फॉर शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले वाला रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, रूट का टिप कैसे बनता है, रूट का मेरिस्टेम कैसे बनता है, वो उसने बताया। और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ने बताया अबाउट शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला 2 जोन्स आर फाउंड इन शूट एपेक्स, उसने 3 बताए थे, यहाँ पर इसने 2 बताए। ठीक है, वो रूट का बता रहा था, ये शूट का बता रहा है। फर्स्ट है ट्यूनिका पेरिफेरल लेयर, एपिडर्मिस इज फाउंड बाय दिस। ठीक है, जैसे वहाँ पे था उसी तरीके से यहाँ पर जो ऊपर का लेयर है वो ट्यूनिका है और वो एपिडर्मिस बनाएगा। ठीक है, एंटी क्लीनल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, इसमें एंटी क्लीनल डिवीजन्स होंगे और ये बाहर के लेयर बनाएगा। एंटी क्लीनल डिवीजन अकर्स एट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, एंटी क्लीनल डिवीजन्स कैसे होंगे, राइट एंगल पे होंगे परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जनरली ट्यूनिका इज सिंगल लेयर्ड बट सम टाइम इट इज मल्टी लेयर्ड। Then the outermost layer forms the epidermis and remaining layer form the rest type of the tissue। ठीक है, तो मेनली ट्यूनिका सिंगल लेयर होगा तब तो वो एपिडर्मिस बनाएगा, और अगर वो मल्टी लेयर हो जाएगा तो बाहर की लेयर, जो ऊपर की लेयर होगी, मल्टी लेयर में मान लो 4 लेयर है तो सबसे ऊपर वाली जो है वो एपिडर्मिस बनाएगी, बाकी के 3 बाकी के टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनाएगी। उसके बाद सेकेंड है कॉर्पस, एपिडर्मिस के नीचे जो भी कुछ प्रेजेंट है वो कॉर्पस। ठीक है, बाहर का मान लो एक आपने स्टेम को कट किया तो जो बाहर का लेयर है सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर जो भी कुछ है उसको बोल दिया इसने कॉर्पस। द सेल्स ऑफ दिस जोन डिवाइड्स इन ऑल डायरेक्शन, सब तरह डिवाइड होंगे ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीजेज। द सेल्स ऑफ कॉर्पस यूजुअली लार्जर देन द सेल्स ऑफ ट्यूनिका। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टील। मतलब जैसे वहाँ पर उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पर इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ऊपर की लेयर ये बना रहा था, बीच का पार्ट ये बना रहा था और सबसे अंदर का पार्ट ये बना रहा था। इस वाले में इसने क्या किया है कि ऊपर का लेयर ट्यूनिका बनाएगा, बाकी बीच वाला और एंड वाला सब कुछ जो है वो कॉर्पस से बनेगा। ठीक है, तो इसका नाम याद करना है, दिया था ये शिमिट ने, ये याद रखना है हमको। ठीक है, तो अब हम लोग पहुंच जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे हो गए। ठीक है, अब हम लोग पहुंच जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। दे आर कॉल्ड एज परमानेंट cells and constitute the permanent tissue. There are 2 types, simple, मैंने आपको पहले बताया था, complex। ठीक है, सिंपल में क्या क्या आते हैं आपको पता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज है। ठीक है, परमानेंट है मतलब डिवाइड नहीं होते हैं। द टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या है कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे। ठीक है, जैसे पेरेन्काइमा जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक जैसे होंगे। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, वहाँ पे उनके जो सेल्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं होंगे। जैसे जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स है तो जाइलम के सारे सेल्स, जो भी चीज़ जाइलम बना रही है वो एक जैसे नहीं होंगे, 4 अलग टाइप के सेल्स मिलके जाइलम बनाते हैं। उसी तरीके से 4 अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके फ्लोएम बनाते हैं। बट सिंपल में क्या है, सारे सेल्स सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में, सब सेम स्ट्रक्चर होगा, सब एक ही काम कर रहे होंगे। 3 टाइप्स है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पर पेरेन्काइमा, वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू, सबसे पहला, इट इज फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू, सबसे पहले प्लांट में बनने वाला टिश्यू। ये क्वेश्चन आता है। रिमेनिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस टिश्यू, सो इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल टिश्यू ऑफ प्रीकर्सर ऑल। मतलब प्लांट जब बनना स्टार्ट हुए, जब प्रिमिटिव फॉर्म में, मान लो एल्गी फॉर्म में, तो जो सबसे पहले टिश्यू डिवाइड हुआ, सबसे पहले टिश्यू जो बना वो वाला पेरेन्काइमा, और इसके अलावा जो भी हम बन रहे हैं, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, वो कहीं ना कहीं इसी से मॉडिफाई होते हुए बने हैं इवोल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पुराना, सबसे बुढ़ा टिश्यू है पेरेन्काइमा। ठीक है, फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स, टर्म कॉइंड बाय ग्रू, जो एन ग्रू हम लोगों ने पहले देखा था। इट इज़ ए लिविंग टिश्यू, फर्स्ट डिफ्रेंशिएटेड, यूनिवर्सल टिश्यू है, सब में मिलेगा। पल्प ऑफ ए फ्रूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा, जो हम लोग खाते हैं, मतलब हम लोगों ने बहुत पेरेन्काइमा ऑलरेडी खा चुके हैं हम लोग,
जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं, मेनली जो खाते हैं जो पार्ट, वो बना होता है पेरेन्काइमा का। जैसे मैंगो पल्प खा रहे हो या ऑरेंज का पल्प खा रहे हो या कीवी का पल्प खा रहे हो। द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा थिन वॉल, जो इनकी वॉल है वो थिन होंगी। सेल वॉल किसका बना होगा? पेक्टोसेलुलोज का। मेनली उसमें सेलुलोज होगा, थोड़ा बहुत पेक्टिन भी प्रेजेंट होगा, इसलिए हम लोग इसको पेक्टोसेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट टिश्यू कहलाता है। ईच सेल कंटेन्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल है। वैक्यूल का फंक्शन आपको पता है, स्टोरेज का काम करता है। तो मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड, ये हमको याद रखना है। किसी के अंदर अगर वैक्यूल बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो सेल स्टोरेज का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मॉडिफाई होके क्या क्या बनाता है? फर्स्ट है प्रोसेन्काइमा। सेल्स ऑफ दिस पेरेन्काइमा आर लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड। दिस पेरेन्काइमा फॉर्म्स पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट ऑर्गन। ठीक है, तो जब पेरेन्काइमा मॉडिफाई होके पेरिसाइकिल बनाता है रूट्स में तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेन्काइमा। उसके बाद सेकेंड है एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ राउंडेड सेल्स, दीज सेल्स अराउंड लार्ज एयर चैम्बर्स। इस सेल में बड़े बड़े एयर चैम्बर्स होते हैं, मतलब हवा के ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हवा के बैलून जैसे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एयर चैम्बर्स आर लाइसिजिनस ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स, वहाँ के सेल्स मर गए और वहाँ पे एयर भर गई। एरेन्काइमा इज फाउंड इन कॉर्टेक्स रीजन, इट प्रोवाइड बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट प्लांट्स। ठीक है, तो एरेन्काइमा सेल्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? उन प्लांट्स में जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। पानी के ऊपर फ्लोट करना है, आपको स्विमिंग पूल में पानी के ऊपर फ्लोट करना है तो हम लोग एक एयर का ट्यूब ले लेते हैं, है ना। एक ट्यूब जो हम ले लेके उसको कूद जाते हैं तो हम फ्लोट करते रहते हैं, या एयर जैकेट हम पहन लेते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर इन प्लांट्स को फ्लोट करना है पानी के ऊपर तो इनके जो पेरेन्काइमा है उसमें एयर बबल्स भर दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, अब वो जो है हल्का हो जाएगा और वो फ्लोट कर पाएगा पानी के ऊपर। ठीक है, तो जब पेरेन्काइमा मॉडिफाई होके बनाता है इसको तो इसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। उसके बाद स्टेलेट पेरेन्काइमा ज़्यादा पूछा नहीं जाता। मेन फंक्शन ऑफ दिस पेरेन्काइमा इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू लीफ बेसिस। ठीक है, तो लीफ बेस में स्यूडोस्टेम, जैसे बनाना में आप देखोगे, बनाना में कोई ऐसा डिफ्रेंशिएटेड नहीं दिखता कि ये स्टेम है और ये लीफ है। स्टेम भी लीफ जैसे लगता है, एकदम सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्यूडोस्टेम। बनाना में स्यूडोस्टेम होता है, और जब आपको पता है कि स्टेम उसका बहुत सॉफ्ट है, लीफ भी बहुत सॉफ्ट है, तो वो टूट ना जाए, तो वहाँ पर पेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, और इस तरह के पेरेन्काइमा को हम लोग स्टेलाइट पेरेन्काइमा बोलते हैं। उसके बाद क्लोरेन्काइमा, नाम से पता चल रहा है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसको हम बोल देंगे क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो पेरेन्काइमा विच फॉर्म्स which produces food by performing photosynthesis is known as क्लोरेन्काइमा। उसके बाद है म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, यहाँ पे म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा, लार्ज वैक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें? जीरोफाइटिक प्लांट्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है विच टाइप ऑफ पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन जीरोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, जीरोफाइटिक मतलब जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, एग्जाम्पल एलोवेरा, ओपोन्शिया मतलब कैक्टस। फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो म्यूसिलेज पेरेन्काइमा का काम क्या है? इसमें ये पानी स्टोर करता है, फूड से ज़्यादा पानी स्टोरेज का काम होता है, क्योंकि इनको पानी बहुत लिमिटेड मिलता है। ठीक है, तो दीज आर ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेन्काइमा, इन पे ध्यान देना है। मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा बोलो, तो मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। सम सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा स्टोर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है। दे आर कॉल्ड एज इडियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, जो पेरेन्काइमा के सेल्स वेस्ट को स्टोर करते हैं। इडियोब्लास्ट सेल्स, इसमें क्या स्टोर होगा? ऑयल्स, टेनिन्स, क्रिस्टल्स। फोटोसिंथेसिस क्लोरेन्काइमा से होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टिश्यू विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, अनस्पेशलाइज्ड, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि यही काम करेगा, ये मॉडिफाई होता रहता है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे, कोलेन्काइमा। टर्म दिया श्लेडन ने, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, लिग्निन यहाँ पर एब्सेंट है, याद रखना है। मेड अप ऑफ मोर और इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, ये शेप दिया हुआ, शेप नहीं पूछा जाएगा। लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, कुछ कुछ रीजन पे पेक्टिन डिपोजिट होगा। सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलेन्काइमा। ठीक है, यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है
वो एब्सेंट होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी फाउंड इन सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा, कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकता है। फंक्शंस क्या है? इट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर एक्सटेंसिबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है जिससे प्लांट के पार्ट्स एक्सटेंड हो सकते हैं, इलास्टिसिटी देता है ग्रोइंग रीजन्स पे, ठीक है। बेंडिंग एंड स्विंग, प्लांट जो है वो हवा चल रही तो प्लांट मूव कर रहा है, हिल रहा है, स्विंग कर रहा है, बेंडिंग कर रहा है तो टूट ना जाए। अगर एकदम रिजिड हो जाएगा तो थोड़ा सा भी अगर हवा चलेगी तो टूट जाएगा ब्रांच वहाँ से, बट ये उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है जिससे प्लांट जब मूव कर रहा है, जब हवा से हिल रहा है तो वो टूटे नहीं, ठीक है, एकदम हार्ड ना हो जाए। Due to the presence of chloroplast, photosynthesis process takes place in कोलेनकाइमा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी होता है कोलेनकाइमा में। उसके बाद आगे चलते हैं। सेल्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ओवल होते हैं, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैंने आपको बता दिया। और कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो फूड बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, टर्म कॉइंड बाय मेटेनियस, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, मेटेनियस ने टर्म दिया मेन मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। अब आप देखोगे कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था, पर वो मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था जिससे प्लांट जो है वो थोड़ा मूव कर सकता है। मेन जो प्लांट को सपोर्ट दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, वो है ये टिश्यू। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट को मेन मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, सिंपल ऐसा पूछा जाए विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो हमको देना है आंसर स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है बट वो मेन मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, ठीक है। इट इज़ डेड मैकेनिकल टिश्यू। ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये डेड सेल्स होते हैं सारे। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड, लिग्निफाइड एंड डेड, ठीक है। लिग्निफाइड होंगे, लिग्निन प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेनकाइमा फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका काम है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ पिट्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन द वॉल्स, ठीक है। वॉल्स पे लिग्निन डिपोजिट होता है जिससे अब मान लो बीच बीच में डिपोजिट है तो खाली जगह बचेगी, उनको हम बोलते हैं पिट्स, ठीक है। तो पिट्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद विदाउट प्रोटोप्लास्ट होंगे क्योंकि डेड है, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑरिजिन उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाइबर, स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर्स और स्क्लेरेनकाइमेटिक स्क्लेराइड्स, ठीक है। तो दो टाइप होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स, ठीक है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? दे आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड, पॉइंटेड सेल जनरली ऑक्यूपाइंग इन ग्रुप्स, ठीक है। इस फाइबर वो इस तरीके से होता है और स्क्लेरेट जो है वो थोड़ा सा राउंड ओवल होता है, ठीक है, बड़ा होता है साइज में, ठीक है। ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज। दीज आर फाउंड इन फ्रूट वॉल्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोता, सीड्स, कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी। ये कुछ पूछा जा सकता है कि स्क्लेरेट्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। स्क्लेरेट भी स्क्लेरेनकाइमा का टाइप है और फाइबर भी, ठीक है। तो ये दोनों टाइप हो गए हमारे। फंक्शन क्या है? दोनों का काम ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फाइबर्स के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। फाइबर्स जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, ये पूछा जाता है सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन से होते हैं प्लांट की बॉडी में। जैसे हमारे अंदर पूछा जाए ह्यूमंस में, एनिमल्स में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन्स, ठीक है। एक न्यूरॉन होता है जो हमारे एडी से लेकर जो है थाई रीजन तक आता, अकेला 1 मीटर का न्यूरॉन होता है वो पैर में, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल्स एनिमल्स में न्यूरॉन्स होते हैं और प्लांट्स में फाइबर्स। लॉन्गेस्ट फाइबर फ्लोएम फाइबर अकर इन बोहेमेरिया नीविया, ठीक है। तो सबसे लंबा फाइबर जो है वो हमें लॉन्गेस्ट सेल कहाँ मिलेगा? बोहेमेरिया नीविया प्लांट में। कितना? 55 सेंटीमीटर का एक सेल। इन प्लांट किंगडम हार्डेस्ट, थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट लीव्स आर फाउंड इन विक्टोरिया रेगिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे हार्डेस्ट, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे हार्डेस्ट, सबसे थिकेस्ट और सबसे लार्जेस्ट लीव किस प्लांट में मिलता है? तो याद रखना है विक्टोरिया रेगिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोस्क्लेरिड्स दीज लीव्स आर हार्डेस्ट, ठीक है। और स्क्लेरिड्स की वजह से ही, पेरेनकाइमा की वजह से ये सबसे हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। डायमीटर कितना होता है इनका? 1 to 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर का
डायमीटर होता है इन लीव्स का। लॉन्गेस्ट लीव्स, देखो ये थे हार्डेस्ट, थिकेस्ट और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट लीव्स आर फाउंड इन रेफिया विनीफेरा। कितना? 10 से 15 मीटर का एक लीफ। आप सोच सकते हो 10 मीटर, 10 मीटर समझ रहे हो? हमारे घर का एक फ्लोर का जो हाइट है वो 4 मीटर का होता है मैक्सिमम, है ना, 4 मीटर। ये 10 मीटर का एक जो है आपको देखने को मिलेगा लीफ। तो गूगल कर सकते हो राफिया विनीफेरा। लॉन्गेस्ट कमर्शियल फाइबर जूट फाइबर, जिससे हम लोग बैग्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जूट से, सजाने की चीज़ें भी बनाते हैं। तो ये सब फाइबर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके या स्पेशल पॉइंट्स करके आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया अबाउट, देखो हम लोगों ने टिश्यू स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक पढ़ा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में तीनों हम लोगों ने पढ़े, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट स्टार्ट किया, और परमानेंट में भी हमें पता है 2 टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 टाइप थे, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, तीनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। थैंक यू।